नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा, जिसका शीर्षक है झूठन। इस आत्मकथा को जारी रखते हुए आज हम इसका भाग 8 पूर्ण करेंगे। हाई स्कूल का परीक्षा फल अखबार में आया था। उन दिनों रोल नंबर के साथ नाम भी छपता था अखबार में। अपना नाम देखकर बहुत खुशी हुई थी। मेरे नाम की खुशी मेरे पास होने की खुशी में पिताजी ने पूरी बस्ती को दावत दी थी। बस्ती में किसी त्योहार जैसा माहौल था। पहली बार इस बस्ती में किसी ने हाई स्कूल पास किया था। एक और विशेष बात उस रोज हुई थी। चमन लाल त्यागी मेरे पास होने की बधाई देने हमारे घर आए थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई त्यागी चूड़ों के घर बधाई देने आया था। बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह हुई थी कि चमन लाल त्यागी मुझे अपने घर ले गए थे। बेहद आत्मीयता के साथ पास बैठाकर दोपहर का खाना भी खिलाया था, वह भी अपने बर्तनों में। छुआछूत के माहौल में यह एक विशेष घटना थी। खाना खाते समय मैं संकोच में था। चमन लाल जी का एक बड़ा बेटा मेरा सहपाठी था। उसका व्यवहार भी मेरे साथ हमेशा नम्र ही रहता था। खाना खाकर मैं झूठे बर्तन उठाने लगा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और अपनी बेटी को आवाज़ दी, भैया के बर्तन उठाकर ले जा। वह आकर झूठे बर्तन ले गई। उनके इस व्यवहार ने मेरी आंखें नम कर दी थीं। मैं भावुक हो उठा था। उस क्षण प्रताड़ना और उपेक्षा भरे माहौल में ऐसे व्यवहार की उम्मीद ही कहाँ थी। इससे पहले भी वे अक्सर मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते रहते थे। तीसरी या चौथी कक्षा में था। पढ़ने की गति मेरी ठीक थी। हिंदी की किसी भी पुस्तक को तीव्र गति से पढ़ लेता था। चमन लाल त्यागी का घेर भंगी बस्ती से नज़दीक था। एक रोज मैं उनके घेर के सामने से जा रहा था। वह दालान में बैठे हुए थे, रामचरितमानस का गुटखा पढ़ रहे थे। दालान के सामने से जाता हुआ देखकर उन्होंने मुझे आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर मैं खड़ा हो गया था। वे बोले, तो छोटन का है क्या? मैंने कहा, जी। यहाँ आ। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। सुना है तू पढ़ने जाता है स्कूल में। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। उन्होंने रामचरितमानस का गुटखा मेरे हाथ में थमा दिया। ले, इस पन्ने पर पढ़ के दिखा। वे चारपाई पर बैठे थे। मैंने गुटखा लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। एक पूरा पृष्ठ पढ़ लेने पर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, शाबाशी दी। इसके बाद जब भी कहीं मिल जाते या मुझे देख लेते तो मेरी पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछताछ करते थे। उन्होंने पिताजी को बुलाकर बताया था, छोटा तेरा बेटा तो रामायण भी पढ़ ले हुए हैं। पिताजी सुनकर बहुत खुश हुए थे। बस्ती में आकर सभी को बता बताकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। मेरे हाई स्कूल कर लेने के बाद बस्ती के बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि बढ़ गई थी। बस्ती में पढ़ाई लिखाई का थोड़ा माहौल भी बनने लगा था। कुछ बदलाव के संकेत भी दिखने लगे थे, बावजूद आर्थिक जर्जरता के। मैंने अपनी बैठक के चबूतरे पर एक संध्या स्कूल भी शुरू किया था। शाम को 15-20 बच्चों को घेर कर मैं बैठा लेता था। 1-1.5 घंटे की नियमित कक्षाएं चलने लगी थीं। कुछ बड़ी उम्र के लोग भी आकर बैठने लगे थे। कई लोग अपना नाम और हस्ताक्षर लिखना भी सीख गए थे। उस समय तक मेरे भतीजे नरेंद्र और देवेंद्र भी स्कूल जाने लगे थे। नरेंद्र दूसरी कक्षा में था और देवेंद्र पहली में। नरेंद्र का मन पढ़ाई में कम लगता था, फिर भी मैं उसे उठने नहीं देता था। कई बार वह रोने भी लगता था, लेकिन मैं उस वक्त बेहद कठोर और निर्मम हो जाता था। पिताजी किसी काम से शहर मुजफ्फरनगर जा रहे थे। मैं भी उनके साथ चल दिया था। शहर में सड़क के किनारे बहुत सी पुस्तकें सजी थी, ज़्यादातर धार्मिक पुस्तकें थीं। पिताजी पुस्तकों के पास रुक गए थे। लाल
जिल्दों वाली गोरखपुर प्रेस की किताबों में से उन्होंने एक उठाकर मेरे हाथ में दी। क्या है इस किताब में? उन्होंने जिज्ञासा दिखाई। मैंने कहा, गीता है। वे गीता के बारे में नहीं जानते थे। जब मैंने बताया कि महाभारत की लड़ाई में कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही है इसमें। उन्होंने कीमत पूछी थी। दुकानदार ने 1.5 रुपया बताया तो वह सुनकर खुश हुए थे और उस रोज उन्होंने वह पुस्तक खरीद कर मुझे दी थी। घर लौटकर मैंने उन्हें जब पढ़कर सुनाई तो वह गदगद हो गए थे। सचमुच वह बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनका जन्म सफल हो रहा है, उनकी जाति सुधर रही है। लेकिन जैसे जैसे मैं उस पुस्तक को पढ़ रहा था, मेरे अपरिपक्व मस्तिष्क में एक उलझन बढ़ रही थी। गीता में कर्मवाद की जो व्याख्या की गई है उसे पूरी समझ लेने की विकसित बुद्धि मेरी उस समय नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर समझ रहा था कि कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। अपने ही बंधु बांधवों को मारने के लिए अर्जुन को समझा रहे हैं। कर्म करने और फल की इच्छा न करने का दार्शनिक विवेचन स्थापित कर रहे हैं। ज्ञान की इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के बाद एक महात्म्य दिया हुआ था, जिसमें उस अध्याय के पठन पाठन के बाद प्राप्त होने वाले फल की कहानी थी। यानी गीता दर्शन के ठीक विपरीत फल की लालसा के लिए पाठकों, श्रद्धालुओं और आस्थावानों को उकसाया जा रहा था। यह बेचैनी मेरे मन में एक नई चेतना पैदा कर रही थी, यानी कर्मकांड को स्थापित किया जा रहा था। कुछ ही दिनों में उस पुस्तक को पढ़ने से मैं उबने लगा था। मैं अपने मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर चाहता था। स्कूल के अध्यापकों से एक आध बार ऐसे प्रश्न पूछने की धृष्टता जब जब मैंने की, मुझे सजाएं मिली, मार खाई, परीक्षा में कम अंक मिले। सहपाठी ही नहीं, अध्यापकों के शब्द भी बींद जाते थे। देखो, चूड़े का बामन बन रहा है। बस्ती में ऐसा कोई नहीं था जो मेरे सवालों के उत्तर दे सकता। शराब पीकर हो, हल्ला करना या मारपीट कर लेने वालों की कमी नहीं थी। ऐसे वातावरण में दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर खोजना आसमान से तारे तोड़ना था। वैसे भी बस्ती में ही नहीं, पूरे वाल्मीकि समाज में हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है। पढ़े लिखे लोगों में देखा देखी कर लेने की बात और है। ये पूजा करते हैं अपने देवी देवताओं की, जिनके नाम ना तो वैदिक ग्रंथों में मिलेंगे ना पुराणों में। पूजा की विधियां भी अलग है। एक लंबे अरसे के बाद मेरे मौसा जी आए थे। उनके आने पर माँ खूब जोर जोर से रोई थी। रोने में सिकवे शिकायतें थी। बड़ी बहन को इतने वर्षों में ना देख पाने का गिला था। मौसा जी ने माँ को समझाते हुए कहा था, मुकंदी मेरी माँ का यही नाम था। दुखी क्यों होती है? घर परिवार की परेशानियाँ थी। तेरी बहन बीमार रहती है, आना जाना नहीं हो पाता है। मौसा जी धार्मिक प्रवृत्ति के पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ज्योतिष में उनकी रुचि थी। मेरे लेखक बनने की संभावना का जिक्र माँ के सामने किया। तब मैं नहीं जानता था कि लेखक बनना कितना कष्टदायक है। वह 2-3 दिन रुके थे। जब जाने लगे, मैंने गीता की वह प्रति उन्हें भेंट की थी। वे खुश हो गए थे। बस मौसा जी से यही पहली और आखिरी मुलाकात थी। 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लिए थे। हाई स्कूल पास कर लेने पर मेरे भीतर आत्मविश्वास जाग उठा था, लेकिन स्कूल में परिस्थितियां विपरीत होने लगी थी। सहपाठियों में इक्का दुक्का ही थे जो मुझसे घनिष्ठ थे या मेलजोल रखते थे। श्रवण कुमार और इंद्रपाल बिछड़ गए थे। सुखन सिंह और राम सिंह साथ थे। ओम दत्त त्यागी अंग्रेजी पढ़ाते थे। उनका बोलचाल का तरीका व्यंग्यात्मक था। प्रत्येक वाक्य में यानी के
जोड़ देते थे, वह भी प्रश्न चिन्ह लगाकर। पढ़ाते हुए भी इसी तरह बोलते थे। जब मैं उनसे किसी समस्या पर बात करता था, अपनी कोई समस्या उनके सामने रखता था, सबसे पहले मेरे भंगी होने का वह मुझे एहसास करा देते थे। उस समय मुझे लगता था जैसे मेरे सामने कोई शिक्षक नहीं, जातीय अहम में डूबा हुआ कोई अनपढ़ सामंत खड़ा है। राम सिंह कक्षा का सबसे श्रेष्ठ छात्र था। कक्षा का ही नहीं बल्कि पूरे विद्यालय का। हरफनमौला, तेज, कुशाग्र, लेकिन फिर भी था तो चमार ही। यह भाव छात्रों से लेकर अध्यापकों तक में था। एक रोज जब हम दोनों काफी तंग हो गए तो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए ओम दत्त त्यागी का एक व्यक्ति चित्र अंग्रेजी में लिख डाला। राम सिंह और मैंने मिलकर यह तैयार किया था। शीर्षक था ए प्रोफाइल ऑफ, यानी के व्यक्ति चित्र लिख लेने के बाद जब उसे पढ़ना शुरू किया तो हंस हंसकर हमारे बुरे हाल थे। इस हंसी में और भी कई साथी साथी शामिल हो गए थे। पूरे कॉलेज में इस व्यक्ति चित्र की चर्चा हो रही थी। जिसे देखो वही इसे दोहरा रहा है। इसी बीच एक हादसा हो गया था। ओम दत्त त्यागी का पीरियड था। राम सिंह, मैं और सुखन सिंह पहली पंक्ति में बीच की डेस्क पर बैठते थे। ओम दत्त ने आते ही राम सिंह से अंग्रेजी गद्य की पाठ्य पुस्तक मांगी। उसने सहज भाव से वह पुस्तक उन्हें दे दी। पुस्तक में एक कागज पर लिखा वह व्यक्ति चित्र था। राम सिंह को यह ध्यान नहीं था कि कागज उस किताब में रखा है। यह सब अचानक हुआ था। जैसे ही ओम दत्त ने पुस्तक के पन्ने पलटे, वह कागज नीचे गिर गया। कागज नीचे गिरते हम सभी ने देखा, राम सिंह का चेहरा तो फक पड़ गया था। कागज ओम दत्त ने उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसने किताब मेज पर पटकी थी, गुस्से में, और राम सिंह की ओर ऐसे घूरा जैसे अभी इसी वक्त चबा जाएगा। हस्तलेख राम सिंह का था, इसीलिए ओम दत्त का पूरा गुस्सा राम सिंह पर ही था। उसने राम सिंह को स्टाफ रूम में आने को कहा। स्टाफ रूम में घुसते ही लात घूंसों से राम सिंह का स्वागत हुआ। फिर मुर्गा बनाकर छड़ी से भी पीटा। हार कर प्रिंसिपल के कमरे में ले जाकर शिकायत की। वहाँ भी खूब जलील किया था राम सिंह को। प्रिंसिपल ने मौखिक चेतावनी देकर राम सिंह को छोड़ दिया था। इस घटना के बाद भी ओम दत्त को जब भी मौका मिला वह राम सिंह को अपमानित करने की कोशिश करता था। राम सिंह का हौसला कमाल का था। स्टाफ रूम में इतना पिटकर आने पर भी वह हंस रहा था। उसकी इस हंसी में पूरी कक्षा शामिल थी, लेकिन मैं भयभीत था। मुझे पिटने से डर लगता था। उन दिनों में सहमा सहमा सा रहता था। उन्हीं दिनों नरेंद्र कुमार त्यागी नए नए लेक्चरार नियुक्त हुए थे। गणित में मास्टर डिग्री लेकर आए थे। देखने में मासूम, मृदुभाषी और बेहद शालीन नरेंद्र कुमार त्यागी 11वीं और 12वीं कक्षाओं को गणित पढ़ाते थे। मार्च अप्रैल 1965 के दिन थे। वे कक्षा में थे। गर्मी शुरू हो चुकी थी। उन्हें प्यास लगी थी। उनके ठीक सामने की सीट पर मैं बैठा था। मुझे संबोधित करके उन्होंने कहा, मटके से एक गिलास पानी लेकर आओ। प्रिंसिपल के कार्यालय के पास बरामदे में 2 बड़े बड़े मटके रखे होते थे ठंडे पानी के। जैसे ही नरेंद्र त्यागी ने मुझे पानी लाने के लिए कहा, कक्षा में फुसफुसाहट होने लगी। मैं उठकर चल दिया, लेकिन बरामदे से ही वापस लौट आया। मैंने उनसे कहा, माँ साहब, मैं तो उन मटकों को छू भी नहीं सकता, किसी और को भेज दीजिए। मास्टर साहब ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? मैंने सहज भाव से कहा, मेरी जाति चूड़ा है। वह फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखने लगा। उसे इस तरह अपनी ओर देखते हुए पाकर मैंने कहा, इसके बावजूद आप कहते हैं तो मैं लेकर आता हूँ। वह जैसे नींद से जागा। नहीं, बैठ जाओ।
और स्वयं ही पानी पीने चला गया। मुझे लगा गणित में मास्टर की डिग्री लेकर भी यह मास्टर कितना बौना है, जिसमें इतना साहस भी नहीं है कि मेरे हाथ से पानी पी सके। मुझे इंद्रपाल और श्रवण कुमार की याद आई थी। पढ़ाई में कमज़ोर थे लेकिन बेहतर इंसान, प्यारे दोस्त जिनमें जाति का डर ही नहीं था। अस्पृश्यता के ये दंश मुझे छलनी कर देते थे। यहाँ ये भाग समाप्त होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।